नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे कक्षा 10 के फिजिक्स से पहला पाठ प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन है। इसमें हम लोग एक ही वीडियो में पूरे इस पहला पाठ को पढ़ेंगे, इसलिए ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप इसको पूरा देखेंगे। पूरा देखेगा तो ये ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर होगा और समझ में आएगा। इसके पहले हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। लास्ट में आप ये ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके। चलिए शुरू किया जाए। प्रकाश का प्रवर्तन। यहाँ पर देखिए प्रकाश, सबसे पहले प्रकाश को समझ लेते हैं होता क्या है। तो प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम संसार की सभी वस्तुओं को देख सकते हैं। यानी कि प्रकाश अगर नहीं होता तो हम संसार में किसी वस्तु को देख नहीं पाते। जैसे कि अंधेरी रात में आप देखते हैं कि वहाँ रात होता है, अंधेरा होता है, प्रकाश नहीं होता है तो सामने कोई वस्तु दिखाई नहीं पड़ता है। इसलिए प्रकाश होना जरूरी है किसी वस्तु को देखने के लिए। आगे है वस्तु। संसार में हमारे आँखों के सामने जो भौतिक रूप में पदार्थ दिखाई पड़ता है वह सभी वस्तु है। यानी कि भौतिक रूप में जो आँखों के सामने स्पष्ट दिखाई पड़ता है, सामान्य तौर पे दिखाई पड़ता है, वह क्या है? वस्तु है। आगे प्रकाश स्रोत के आधार पर वस्तुओं को दो भागों में बांटा गया है। यानी कि प्रकाश के उत्पन्न करता है, इस उत्पन्न करने के आधार पर वस्तुओं को दो भागों में बांटा गया है। पहला दीप्त या प्रदीप्त वस्तु, दूसरा अदीप्त या अप्रदीप्त वस्तु। ये दो ही प्रकार के वस्तु हैं जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं और नहीं करते हैं। जो उत्पन्न करते हैं उसे दीप्त वस्तु कहते हैं और जो प्रकाश को उत्पन्न नहीं करते हैं उसे अप्रदीप्त या अदीप्त वस्तु कहते हैं। पहला यहाँ दीप्त वस्तु, वे भौतिक वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे प्रदीप्त या दीप्त वस्तु कहते हैं। यानी कि जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न करते हैं या उनसे प्रकाश उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? दीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य, तारा, टॉर्च इत्यादि, इन सभी से प्रकाश उत्पन्न होते हैं या उत्पन्न किए जाते हैं। उसके बाद है दीप्त वस्तु दो प्रकार की होती है। पहला प्राकृतिक दीप्त वस्तु और दूसरा मानव निर्मित दीप्त वस्तु। ये दीप्त वस्तु दो प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक तौर पे वो बने हुए हैं और एक मानव अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए इस तरह के वस्तुओं का निर्माण किया है। पहला प्राकृतिक दीप्त वस्तु, वे वस्तु जो प्राकृतिक रूप से बने हो और वह प्रकाश उत्सर्जित करते हो तो उन्हें प्राकृतिक दीप्त वस्तु कहते हैं। यानी कि प्राकृतिक रूप से बना है, वह मानव नहीं बनाया है। जैसे सूर्य, तारा, जुगनू, ये सब क्या है? प्राकृतिक दीप्त वस्तु हैं जो प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं। दूसरा है कृत्रिम दीप्त वस्तु, जो मानव अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए प्रकाश उत्पन्न करने युक्त वस्तु बनाया है उसे। जैसे देखिए इसका परिभाषा, वे भौतिक वस्तु जो मानव प्रकाश उत्सर्जित करने के लिए बनाया है उसे कृत्रिम या मानव निर्मित दीप्त वस्तु कहते हैं। यानी कि मानव अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए जो प्रकाशमय यानी प्रकाश उत्पन्न करने वाले वस्तु को बनाया है उसे क्या कहते हैं? कृत्रिम दीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे कि टॉर्च हो गया, बल्ब हो गया, ये सब कृत्रिम दीप्त वस्तु है। यहाँ पर हम लोग देखे हैं क्या है? दीप्त और अदीप्त। दीप्त के ये दो भाग था, यहाँ पर है अदीप्त वस्तु। वे वस्तुएं जिनका अपना प्रकाश नहीं होता है, वह किसी दूसरे के प्रकाश पाकर चमकते हैं तो उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। यानी कि हमें कुछ ऐसी भी वस्तुएं दिखाई देती है जो चमकता है लेकिन उसका अपना प्रकाश नहीं होता है तो उन्हें क्या कहते हैं? अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, ये सभी क्या है? अदीप्त वस्तुएं हैं, इनका अपना प्रकाश नहीं होता है। ये सभी सूर्य के प्रकाश पाकर ही चमकते हैं। आगे उसके बाद है प्रकाश पुंज। एक साथ अनेक किरणों के गमन करने की क्रिया प्रकाश पुंज कहलाती है। एक साथ बहुत ज़्यादा प्रकाश गमन करते हैं। जैसे यहाँ से प्रकाश यहाँ से गमन करता है, ये सब क्या कहलाते हैं? प्रकाश पुंज कहलाते हैं।
ये बहुत तरह का गमन हो सकता है, ये सब जाके एक जगह भी मिल सकता है, एक जगह से उत्पन्न होकर ये अलग अलग दिशाओं में भी जा सकता है। ये सब कहलाते हैं प्रकाशपुंज। देखिए यहाँ पर प्रकाशपुंज, एक साथ अनेक किरणों को गमन करने की क्रिया प्रकाशपुंज कहलाती है। यह 3 प्रकार की होती है: अपसारी प्रकाशपुंज, समानांतर प्रकाशपुंज और अभिसारी प्रकाशपुंज। ये तीनों किस प्रकार की होती है, क्या क्या होता है, इसको हम लोग अगले पेज पर देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर अपसारी प्रकाशपुंज, ये जब एक बिंदु से प्रकाश उत्पन्न होकर अनेक दिशाओं में गमन करता है तो उसे अपसारी प्रकाशपुंज कहते हैं। जैसे बल्ब हो गया, यहाँ पर क्या होता है, एक छोटा सा बल्ब होता है, इस बल्ब से प्रकाश उत्पन्न होकर अनेक दिशाओं में प्रकाश जाता है, तो ये सब क्रियाएं क्या कहलाती है, अपसारी प्रकाशपुंज कहलाती है। यानी कि एक बिंदु से उत्पन्न होकर अनेक दिशाओं में प्रकाश को जाना ही अपसारी प्रकाशपुंज कहलाता है। दूसरा आता है समानांतर प्रकाशपुंज। जब प्रकाशपुंज की सभी किरणें समानांतर दूरी पर आगे बढ़े तो उसे समानांतर प्रकाशपुंज कहते हैं। यानी कि समानांतर दूरी पर आगे कब बढ़ता है, जब कोई वस्तु अनंत से प्रकाश आता है, जैसे कि सूर्य से जो प्रकाश पृथ्वी तक आता है, ऐसा माना जाता है कि सूर्य यहाँ से बहुत दूर है और वहाँ से जो प्रकाश आता है वह सभी पृथ्वी पर समानांतर आता है, सभी किरणों की दूरी आपस में बराबर होती है, इसलिए इसे समानांतर प्रकाशपुंज कहते हैं। जैसे सूर्य से पृथ्वी पर आ रही प्रकाश की किरणें। उसके बाद है अभिसारी प्रकाशपुंज। जब प्रकाश की किरणें अनेक दिशाओं से होकर आकर किसी एक बिंदु पर मिले तो उसे अभिसारी प्रकाशपुंज कहते हैं। जिससे क्या होता है, अनेक दिशाओं से भी प्रकाश आता है और आकर एक जगह मिलता है, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, अभिसारी प्रकाशपुंज। जैसे कि यहाँ पर एक अवतल दर्पण होता है और अवतल दर्पण में समानांतर प्रकाश की किरणें आती है, तो ये यहाँ से परावर्तन के बाद अवतल दर्पण में आकर एक बिंदु पर मिलती है। तो यहाँ से जो लौट के प्रकाश आती है और एक बिंदु पर मिलती है, इस एक बिंदु पर मिलने को ही अभिसारी प्रकाशपुंज कहते हैं। आगे प्रकाशीय माध्यम, यानी कि प्रकाश गमन करने के कितने माध्यम है, कौन कौन से माध्यम है और कैसे जाता है, इसको प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। देखिए, वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश की किरणें गमन करते हुए हमारे आँखों तक पहुँचता है उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जैसे हवा, पानी, कांच इत्यादि, इन सभी में क्या होता है, प्रकाश आर पार हो जाता है, यानी प्रकाश पार करते हुए हमारे आँखों तक पहुँचता है। ये सभी क्या कहलाते हैं, प्रकाशीय माध्यम कहलाते हैं। प्रकाशीय माध्यम 2 प्रकार का होता है, एक समांगी माध्यम और दूसरा विषमांगी माध्यम। एक समांगी माध्यम, दूसरा विषमांगी माध्यम। बच्चों के इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि समांगी माध्यम किसे कहते हैं और विषमांगी माध्यम किसे कहते हैं, इसलिए इसको आप ध्यानपूर्वक यहाँ देखिएगा और समझिएगा। समांगी माध्यम, प्रकाश का वह माध्यम जिससे प्रकाश के प्रत्येक भाग के गुण और बनावट एक जैसी हो उसे समांगी माध्यम कहते हैं। जैसे जल, कांच इत्यादि। हम लोग क्या करते हैं, एक यहाँ पर पानी रखें, एक बकेट में पानी रखें, पानी अगर रख देंगे यहाँ सामान्य तौर पर नॉर्मल पानी, तो पानी के सभी भाग में एक जैसी बनावट होगी, एक जैसी गुण होगी, कहीं कठोरता ज़्यादा नहीं होगी, कहीं गाढ़ा कहीं कम ऐसा नहीं होगा। तो ये सभी क्या कहलाते हैं, समांगी माध्यम कहलाते हैं। जिसके लैंप लालटेन का शीशा भी हो गया, ये सभी समांगी माध्यम कहलाते हैं। कुछ विषमांगी माध्यम भी होता है, जैसे इसी पानी में अगर हम चीनी को घोल दें तो चीनी को घोलने के बाद नीचे का भाग ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा और ऊपर के भाग इसके तुलना में कम गाढ़ा होगा, तो ये कहलाता है विषमांगी माध्यम। तो देखिए यहाँ समांगी और विषमांगी में, अभी समांगी में हम लोग देखे हैं कि जल और कांच ये सभी समांगी माध्यम है। आगे यहाँ विषमांगी को देखा जाए। विषमांगी माध्यम, प्रकाश का वह माध्यम जिसका गुण और बनावट असमान हो, यानी एक जैसा नहीं हो,
उसे विषमांगी माध्यम कहते हैं, जैसे हवा, शरबत इत्यादि। हवा में भी हम लोग देखेंगे कि ऊपर से वायुमंडल में जैसे ऊपर से हम लोग नीचे की तरफ आते हैं, कुल वायुमंडल की परत लगभग 1000 किलोमीटर मोटा है। ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तब प्रत्येक परत में क्या होती है, कठोरता बढ़ते जाती है ऊपर से नीचे आने पर। स्थलीय भाग पर सबसे ज़्यादा कठोरता यानी कि घनत्व है वायु की, और सबसे ऊपरी भाग बहिर्मंडल में सबसे कम घनत्व है। ये 5 भाग का होता है। सबसे पहला क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन या बाह्यमंडल और बहिर्मंडल। इसमें ये बहिर्मंडल में सबसे कम घनत्व होता है और यहाँ क्षोभ मंडल में सबसे ज़्यादा घनत्व होता है। तो ये वायु में भी अलग अलग घनत्व होता है, इस कारण ये विषमांगी माध्यम कहलाते हैं। आगे है, पारदर्शिता के आधार पर वस्तुओं को 3 भागों में बांटा गया है, यानी कि उससे प्रकाश कैसे गमन करता है, कितना गमन करता है, इसके अनुसार वस्तुओं को 3 भागों में बांटा गया है। पहला पारदर्शी, दूसरा अपारदर्शी और तीसरा पारभासी। हालांकि ये हम लोग पहले भी क्लास 7th 8 में पढ़े हैं, लेकिन यहाँ भी दिया है पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। देखिएगा, पारदर्शी वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश पूर्ण रूप से पार कर जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जैसे जल, कांच, हवा इत्यादि। यानी कि प्रकाश इससे क्या होता है, पूरा पार कर जाता है, इसलिए इसे पारदर्शी कहते हैं। उसके बाद है आगे पारदर्शी के बाद पारभासी। पारभासी वैसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश का कुछ अंश ही पार हो उसे पारभासी वस्तु कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, जो शीशा होता है प्लेन शीशा, उसको अगर रगड़ देंगे तो वह घिसा हुआ कांच कहलाता है। तेल से भींगा हुआ कागज़, ये जो कागज़ पर हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको तेल में डुबाने के बाद इससे कुछ कुछ प्रकाश पार होता है, यानी कुछ कुछ वस्तुएं दिखाई पड़ती है, उसे हम लोग कहते हैं पारभासी वस्तु। जैसे रंगीन प्लास्टिक हो गया, उससे भी थोड़ा बहुत दिखाई पड़ता है। ये सब क्या कहलाता है, पारभासी, यानी कि जिससे कुछ कुछ वस्तु पदार्थ हमें दिखाई दे और कुछ नहीं दिखाई दे, वो पारभासी। तीसरा है अपारदर्शी। वैसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें आर पार न हो उसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं, यानी कि किरण आर पार नहीं होता है, पूरा तरह से जाता नहीं है, तो उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शी। यानी कि एक साइड से दूसरे साइड पूर्ण रूप से हमें दिखाई नहीं पड़ता है, तो उसे कहते हैं अपारदर्शी। जैसे ईंट का दीवार, टेबल, कुर्सी, यहाँ तक कि हम सभी मानव भी क्या है, अपारदर्शी वस्तु है। इसके बाद आता है छाया, यानी कि हम सभी अपारदर्शी वस्तु के पीछे जो काले रंग का हिस्सा बनता है वही कहलाता है छाया। देखिए, प्रकाश गमन पथ पर कोई अपारदर्शी वस्तु रखने पर उसके पीछे बने काले रंग का क्षेत्र छाया कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखिएगा कि ये एक वस्तु रख दें, इधर से सूर्य का प्रकाश आए तो इसके पीछे वाले भाग में इस तरह से एक भाग छाया बनता है, तो ये एक अंधेरा हो जाता है, काला रंग का हिस्सा होता है, इसके तुलना में ये ज़्यादा अंधेरा काला होता है, तो ये क्या कहलाता है, इसका छाया कहलाता है। जैसे कि सुबह के क्रम में पश्चिम दिशा में हम लोग का छाया बनता है और शाम के क्रम में पूरब दिशा में हम लोग का छाया बनता है, वही है ये छाया। छाया उसके बाद है प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरणें किसी समांगी माध्यम से होकर किसी परावर्तक सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाए तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर एक बार सुनिएगा, क्या है ये, जब प्रकाश की किरणें किसी समांगी, अभी समांगी और विषमांगी हम लोग पढ़े हैं, समांगी माध्यम से होकर किसी परावर्तक सतह, परावर्तक माने जिससे टकरा के वो लौटने युक्त हो, टकराकर पुनः उसी माध्यम में जिधर से आ रहा था उसी दिशा में लौट जाए तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, ये सपोज हम लोग मान लें क्या है, दर्पण है, प्लेन शीशा है जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं। प्रकाश इधर से आएगा एक रे किरण और इससे टकराकर पुनः इधर ही लौट जाता है, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन मीन्स लौटना कहते हैं इसे, प्रकाश का परावर्तन। ये चिकनी है, चमकीली सतह है जहाँ से ये प्रकाश ये क्या हो रही है, लौट रही है।
इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आगे परावर्तक सतह, यानी कि जिससे टकरा रही है प्रकाश, उसे कहते हैं परावर्तक सतह। प्रकाश जिस सतह से टकराकर पुनः अपने ही माध्यम में लौटता है तो उस सतह को ही परावर्तक सतह कहते हैं। जिसे प्रकाश टकराकर पुनः अपने माध्यम में लौटता है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। परावर्तक सतह के प्रकृति के अनुसार परावर्तन दो प्रकार का होता है, यानी कि परावर्तक सतह कैसा होता है, किस प्रकार का होता है, इसके आधार पर ये दो प्रकार का होता है परावर्तन। देखिए, एक ऐसा भी हो सकता है, एकदम प्लेन सतह हो सकता है, तो ये जितना डिग्री पर आएगा उतना ही डिग्री पर लौट जाएगा। हालांकि ये नियमित रूप से जाएगा। देखिए, समानांतर सभी प्रकाश आएगा तो यहाँ से भी समानांतर ही जाएगा, इसको कहते हैं हम लोग नियमित परावर्तन। दूसरा एक आता है ऐसे कुछ उभड़ खाबड़ होगा तो यहाँ से समानांतर प्रकाश तो आएगा लेकिन यहाँ से लौट के समानांतर नहीं जाएगा, ऐसा क्रियाएं नहीं होगी, तो ये क्या कहलाएंगे, ये असमानांतर कहलाएंगे। देखिए, नियमित परिवर्तन और अनियमित परिवर्तन। देखिएगा यहाँ नियमित परिवर्तन, जब प्रकाश की किरणें चिकनी और चमकीली सतह से टकराकर नियमित रूप से अपने माध्यम में लौटता है तो उसे नियमित परिवर्तन कहते हैं। नियमित रूप से यानी समानांतर आएगा और समानांतर ही जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, नियमित परिवर्तन कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा कि ये सभी जितने भी किरणें समानांतर आ रहे हैं और इस परावर्तक सतह से टकराकर समानांतर ही जा रहे हैं तो ये क्या कहलाते हैं, नियमित परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर अभी बता रहे थे हम कि सभी प्रकाश समानांतर आते हैं और टकरा के समानांतर ही लौट जाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, नियमित परिवर्तन कहलाते हैं। आगे है दूसरा अनियमित परिवर्तन। जब प्रकाश की किरणें किसी रूखड़ी यानी उभड़ खाबड़ रूखड़ी सतह से टकराकर विभिन्न दिशाओं में परावर्तित हो जाते हैं तो इसे अनियमित परिवर्तन कहते हैं। देखिए, एक ऐसे उभड़ खाबड़ है यानी कि अनियमित रूप से है। यहाँ प्रकाश तो सभी समानांतर आ रहा है लेकिन देखिए यहाँ से टकराकर इधर जा रहा है, ये टकराकर इधर जा रहा है, ये प्रकाश समानांतर आया, ये यहाँ जा रहा है, ये इधर जा रहा है, यानी कि अनियमित रूप से फैल रहा है, तो इसे कहते हैं अनियमित परावर्तन। जैसे एक रूखड़ी सतह होगा इस तरह से, यहाँ सभी प्रकाश इस तरह से समानांतर आएगा, यहाँ से टकराकर इधर चल जाएगा, यहाँ से टकराएगा तो इधर चल जाएगा, यहाँ से टकरा के इधर गया, यहाँ से टकरा कर इधर गया, तो ये सब क्या कहलाता है, अनियमित परिवर्तन कहलाता है। यानी कि आता तो एक समानांतर है लेकिन जाता समानांतर दिशा में नहीं है समानांतर रूप से, तो ये अनियमित परिवर्तन कहलाता है। उसके बाद आता है समतल दर्पण में प्रकाश का परिवर्तन। समतल दर्पण में प्रकाश का परिवर्तन नियमित परिवर्तन होता है, यानी कि समानांतर ही रे आता है और समानांतर चल जाता है। देखिए, ये समतल दर्पण है, यह एक परावर्तक सतह है, ये किरण आ रहा है तो आ रही किरण को आपतित किरण कहते हैं। यहाँ से टकरा कर जा रहा है तो इसको परावर्तित किरण कहते हैं। एक यहाँ पर काल्पनिक रेखा मानते हैं जो अभिलंब होता है, इस अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम बना के दिखा रहे हैं, ये एक समतल सतह हो गया यानी कि दर्पण हो गया। यहाँ से प्रकाश ये आ रहा है, यहाँ से टकराकर पुनः इधर लौट जाएगा। एक यहाँ पर काल्पनिक रेखा सीधा मानते हैं, ये कहलाता है परावर्तित किरण, ये कहलाता है आपतित किरण, या परावर्तित किरण या आपतित किरण। ये जो होता है ये कहलाता है अभिलंब, ये होता है परावर्तक सतह। ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसको आई से दर्शाते हैं। आई का फुल फॉर्म होता है इंसिडेंट रे, यानी कि आपतित किरण। यहाँ जो आई है ये हो गया इंसिडेंट एंगल यानी कि आपतन कोण। इसके जस्ट बाद यहाँ पर अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो ये बनता है इसको आर से सूचित करते हैं। आर का फुल फॉर्म होता है रिफ्लेक्स एंगल यानी परावर्तन कोण, यही है। यहाँ आगे देखिएगा, यहाँ पर इसके बाद है कि इसमें सभी एक एक भाग
आपतित किरण, वह किरण जो दर्पण के सतह पर पड़ती है वह आपतित किरण कहलाती है। देखिए ये दर्पण का सतह है और यहाँ से ये किरण आके यहाँ टकरा रही है तो ये कहलाती है आपतित किरण। ये किरण जो आ रही है आके यहाँ पर टकराती है तो ये कहलाती है आपतित किरण। देखिए किरण AO आपतित किरण है, AO आपतित किरण है। दूसरा आता है अभिलंब बिंदु, ये अभिलंब बिंदु है। देखिएगा दर्पण के सतह पर स्थित वह बिंदु जहाँ आपतित किरण मिलती है आपतन बिंदु कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखिए ये आपतित किरण आकर इस बिंदु पर मिल रहा है तो ये बिंदु क्या कहलाता है? आपतन बिंदु। यहाँ पर यहाँ O, ये O आपतन बिंदु या अभिलंब बिंदु कहलाता है। उसके बाद है परावर्तित किरण, वह किरण जो दर्पण के परावर्तक सतह से टकराकर लौटती है। ये दर्पण के परावर्तक सतह है, यहाँ से टकराकर वापस लौटती है, जाती है, उसे कहते हैं परावर्तित किरण। जैसे देखिए यहाँ ये दर्पण हुआ, ये अभिलंब बिंदु हुआ और यहाँ से ये किरण लौट रही है, ये आपतित किरण थी, ये यहाँ से टकराकर पुनः लौट रही है तो ये क्या कहलाती है? परावर्तित किरण। यहाँ OC परावर्तित किरण है। उसके बाद आता है अभिलंब, वह सीधी रेखा जो दर्पण के आपतन बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाए उसे अभिलंब कहते हैं। ये दर्पण है, दर्पण की यह आपतन बिंदु है या अभिलंब बिंदु है, इस पर ये जो 90 डिग्री का कोण बनाता है, यहाँ से ये जो 90 डिग्री का कोण बनाएगा ये कहलाएगा अभिलंब। देखिए यहाँ OB अभिलंब है, ये O है, ये B है, ये क्या है? अभिलंब है। आगे आता है आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसको I से सूचित करते हैं। देखिए यहाँ कोण AOB = I आपतन कोण है, ये जो है आपतन कोण है। परावर्तन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। यह अभिलंब है, यह परावर्तित किरण है, इसके बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। यहाँ BOC = कोण R परावर्तन कोण है, इसको कोण R से सूचित करते हैं। आगे आता है परावर्तन के नियम, यानी प्रकाश के परावर्तन के नियम। ये 2 नियम होते हैं, देखिएगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब सभी दर्पण के एक ही तल में आपतन बिंदु पर मिलते हैं। यहाँ पर ये जो फिगर बना रहे थे लोग, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, अभिलंब इस दर्पण के एक ही सतह में एक ही बिंदु पर मिलते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब इस दर्पण के एक ही सतह में ऊपर एक ही बिंदु पर मिलते हैं। ये पहला नियम है। दूसरा है कि कोण I बराबर कोण R होता है। देखिए दूसरा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कोण I = कोण R होता है। आगे है प्रतिबिंब, इमेज। प्रकाश के किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलता हुआ प्रतीत होती है, ध्यान रखिएगा, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलता हुआ प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। 2 बातें यहाँ लिखा है, मिलता है और मिलता हुआ प्रतीत होता है, इन दोनों का प्रयोग करना है। यह मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ पर देखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब जब किसी बिंदु पर प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर मिलती है तो उस बिंदु पर बना प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। यानी कि यहाँ पर मिलती है, परावर्तन रिफ्लेक्ट होके लौट के मिलती है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ से सभी प्रकाश की किरणें टकरा रहा है इस अवतल दर्पण से और टकरा के आकर लौट के इस बिंदु पर मिल रहा है और इस बिंदु पर जो मिल रहा है तो यहाँ पर यह वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण हुआ। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख रहे थे
कि ये एक अवतल दर्पण है, यहाँ सभी प्रकाश यहाँ से आ रहे थे और आकर यहाँ पर मिल रहे थे। जब यहाँ पर वास्तव में मिल रहे थे तो यहाँ पर जो इमेज बनेगा ये क्या बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि वास्तव में यहाँ पर तो कट रहा है, जहाँ कटेगा वहीं वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। दूसरा आता है यहाँ पर काल्पनिक प्रतिबिंब, यानी कि आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होती है, मिलती नहीं है, ऐसा लगता है कि मिल रही है, इसे कहते हैं मिलता हुआ प्रतीत होती है, तो उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर फिगर है, इसको हमें यहाँ पर बना के बताएं आपको कि ये एक समतल दर्पण है जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं। एक वस्तु को यहाँ पर रखें, इस वस्तु से यहाँ से प्रकाश आए यहाँ पर, तो ये सब इससे टकराकर इतना ही दूर इधर मिलता हुआ प्रतीत होगा यहाँ पर। तो हमको लगे कि इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है, जबकि इस प्लेन दर्पण के पीछे जगह नहीं है, लेकिन दर्पण से ये वस्तु जितना दूर है उतना ही पीछे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। हम लोग भी अपना चेहरा देखते हैं दर्पण से कुछ दूर खड़ा होकर, तो दर्पण के पीछे उतना ही दूर बनता है, लेकिन दर्पण के पीछे तो उतना दूर जगह है नहीं। तो ये कहलाता है काल्पनिक प्रतिबिंब, और ये काल्पनिक दर्पण के पीछे ही बनता है। वही है यहाँ पर, यहाँ वस्तु है, ये दर्पण है और इसके पीछे इतना ही दूर पर यह बन रहा है, इसलिए ये काल्पनिक प्रतिबिंब है। यहाँ पर आता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। यह प्रतिबिंब प्रकाश के वास्तविक कटान बिंदु पर बनता है, तो इसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे थे कि वास्तव में प्रकाश इधर से आ रहा है और इस बिंदु पर कट रहा है, और ये कट रहा है तो वह साफ साफ दिखाई देगा, इसलिए ये वास्तविक प्रतिबिंब है। जबकि यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि ये दर्पण के पीछे उतना दूर पर बनता हुआ मालूम होता है, लेकिन इतना दूर तो जगह है नहीं, तो ये काल्पनिक प्रतिबिंब कहला रहा था। वही है यहाँ पर, यह प्रतिबिंब प्रकाश के काल्पनिक कटान बिंदु पर बनता है। कौन, काल्पनिक प्रतिबिंब। दूसरा देखिएगा, इसका प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, ये जो बन रहा था नीचे की तरफ बन रहा था, तो ये उल्टा बन रहा था। और हम लोग अपना चेहरा शीशा में देखते हैं तो सिर ऊपर है तो ऊपर ही दिखाई देता है, तो ये काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। इसका प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है वास्तविक में। इसका प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने बनता है, दर्पण के आगे। यह प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। चौथा, इस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, और यहाँ पर इस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारना संभव नहीं होता है। ये वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर रहा। अब इसके बाद आता है यहाँ पर कि प्रतिबिंब का परावर्तन दो प्रकार का होता है। परावर्तन यानी कि बनने की क्रिया, लौटने की क्रिया। पहला दर्पण पार्श्व विपरिवर्तन और दूसरा जल विपरिवर्तन। हालांकि किताब में दर्पण और जल नहीं लिखा रहता है, किताब में पार्श्व विपरिवर्तन और विपरिवर्तन, लेकिन समझने के लिए ये बना लिया गया है कि इसको दर्पण मान लिया गया है और विपरिवर्तन को जल प्रतिबिंब मान लिया गया है। देखिए, पहला पार्श्व विपरिवर्तन, जब किसी वस्तु या प्रतिबिंब उदग्र अक्ष, उदग्र मीन्स खड़ा पर, उदग्र अक्ष पर 180 डिग्री के कोण पर घूम जाए तो इससे बनने वाले प्रतिबिंब पार्श्व विपरिवर्तन कहलाते हैं। जैसे कि ये खड़ा है, आर देख रहे हैं आप, तो आर इधर से मान लिया जाए, ये खड़ा है, इसको हम 180 डिग्री पर इस तरह से घुमा दें, यानी कि ये हिस्सा इधर था अब इधर आ गया, 180 डिग्री हो गया, तो देखिए कुछ इस प्रकार का बनेगा। ये जो बाहर इस साइड निकला है ये अंदर की तरफ आ जाएगा, तो इसको कहते हैं हम लोग क्या, पार्श्व विपरिवर्तन। अब आता है विपरिवर्तन। विपरिवर्तन में क्या होगा, पट रख के घुमाया जाएगा। जैसे जल के सामने हम लोग खड़ा होते हैं, नदी नाले के सामने, तो सिर हमारा ऊपर है लेकिन पानी में सिर नीचे दिखाई देता है। इसको देखिएगा, यहाँ जल लिखा गया है, ये विपरिवर्तन है। जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष, क्षैतिज मीन्स पट, वहाँ उदग्र मीन्स खड़ा था, ये क्षैतिज मीन्स क्या होता है, पट। क्षैतिज अक्ष पर 180 डिग्री के कोण पर घूमने के बाद जो प्रतिबिंब बनता है उसे विपरिवर्तन कहते हैं। जैसे कि आर का ये हिस्सा ऊपर वाला इधर है, इसको इधर से घुमा के हम इधर कर लें तो ये हिस्सा नीचे आ जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा,
जल या विपरिवर्तन। आगे यहाँ पर आते हैं दर्पण। अब यहाँ सभी प्रकार के दर्पणों को हम लोग को धीरे धीरे अवलोकन करना होगा और समझना होगा। दर्पण जब किसी चिकनी और चमकीली सतह से नियमित प्रकाश का परावर्तन होता है और जिसके पीछे का सतह रंजित या रजतित किया होता है उसे दर्पण कहते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि ये एक प्लेन शीशा का परत है, इसके पीछे इधर पेंट किया गया रहता है किससे, चांदी कलर से, सिल्वर कलर से, जो प्रकाश को अपवर्तित नहीं करता है, ज़्यादा से ज़्यादा परावर्तित करता है। तो यहाँ पर जितने भी प्रकाश आ रहे थे वह टकरा के इधर लौट जा रहे थे, तो ये हिस्सा क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। हालांकि जिसमें चेहरा हम लोग देखते हैं वही तो दर्पण है। दर्पण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयीय दर्पण। देखिए समतल दर्पण ये होता है जो कि हम लोग ऐसा चेहरा देखते हैं तो इधर का हिस्सा प्लेन होता है, तो ये समतल दर्पण है। गोलीय दर्पण एक पूर्ण रूप से गोल होता है, ये गोलीय दर्पण कहलाता है। एक परवलयीय दर्पण होता है जो इस तरह से अंडाकार होता है। तो ये 3 प्रकार के दर्पण हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयीय दर्पण। परवलयीय को अंडाकार कहते हैं, गोलीय को पूर्ण गोल कहते हैं और समतल को प्लेन कहते हैं। देखिए यहाँ समतल दर्पण क्या है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये प्लेन है और नीचे ये लाइनिंग का मतलब पेंट किया गया है, कलई किया गया है, रंजित किया गया है, ये समतल दर्पण है। दूसरा आता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण जिस दर्पण का परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। खोखला गोला यानी कि एक सीधे कहे कि पाइप का कटा हुआ भाग, लेकिन पाइप तो परावर्तक होता नहीं है वैसे, तो ये क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। इस गोलीय दर्पण को यहाँ पर हम लोग देखें कि एक गोल है और इसके बाहर कलई किया गया है, तो यह गोलीय दर्पण कहलाता है। इस गोलीय दर्पण से ही 2 भाग हम लोग काट के अलग करेंगे आगे, तो इधर का भाग काट के अलग करेंगे तो कुछ ये इस प्रकार का बनेगा जो कि अवतल दर्पण कहलाएगा, और इधर का भाग काटेंगे तो इधर से अंदर से पेंट करेंगे तो ये उत्तल बनेगा। अभी देखिए ये गोलीय दर्पण, देखिए गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, पहला उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। अभी हम लोग यहाँ देख रहे थे कि ये काट के यहाँ बनाए, तो ये कहलाता है अवतल दर्पण और ये कहलाता है उत्तल दर्पण। एक चम्मच देखे हैं, चम्मच का जो आगे का भाग होता है वह हमारा अवतल होता है और पीछे वाला भाग होता है वह उत्तल होता है। उसके बाद आता है यहाँ परवलयीय दर्पण। परवलयीय दर्पण में यहाँ देखते हैं जिस दर्पण का परावर्तक सतह पूर्णतः गोल नहीं होता है या कहें कि वह अंडाकार होता है तो उसे परवलयीय दर्पण कहते हैं। जैसे कि अभी हम लोग देख रहे थे कि परवलयीय दर्पण कुछ इस प्रकार का अंडाकार होता है, तो ये क्या कहलाता है, परवलयीय दर्पण कहलाता है। देखिए ऐसा ही तो यहाँ बना है कुछ अंडाकार। आगे आता है अवतल दर्पण। अब पढ़ना है अवतल और उत्तल को विस्तार रूप से। जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे चम्मच का आगे का हिस्सा धंसा हुआ होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये अवतल दर्पण की बनावट है, ये एम और एन से इसको दर्शाया गया है। यहाँ से ये एक प्रधान अक्ष खींचा गया है, ये पी है। इसको हम लोग यहाँ पर अच्छा से समझ लें कि अवतल दर्पण क्या होता है। देखिएगा एक ये पूरा तरह से वृत्त है, इस वृत्त का ये केंद्र है, केंद्र से यहाँ तक की जो दूरी है ये हमारा त्रिज्या कहलाता है। इसमें से इस वृत्त के इतना हिस्सा को हम लोग काट के अलग कर लें, इतना हिस्सा को जो काट के हम लोग अलग करेंगे ये हमारा अवतल दर्पण कहलाएगा। देखिए इसको काट के हम यहाँ पर अलग कर रहे हैं, ये इतना हिस्सा को काट के हम अलग किए और इसको पीछे से इस तरह से रंग दिए तो जो ये त्रिज्या होती है इसके बीच से ये त्रिज्या है, इसका ये सेंटर है, यहाँ सेंटर हो गया। ये त्रिज्या आकर इस बिंदु पर दर्पण के सतह पर जहाँ टकराती है उसको पी से सूचित करते हैं, यानी कि पोल कहते हैं, ध्रुव कहते हैं।
इस दर्पण को हम लोग एम और एन से दर्शाते हैं। ये जो त्रिज्या है इसको हम यहाँ से बहुत आगे तक खींच दें तो ये क्या कहलाता है? प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहलाता है। ये जो होता है ये सेंटर कहलाता है, इसको वक्रता केंद्र कहते हैं। ये जो भाग है सी, इसको कहते हैं वक्रता केंद्र। ये पी है, पोल है इंग्लिश में, इसको हिंदी में कहते हैं ध्रुव। इस सी और पी के ठीक मध्य में जो बिंदु आता है उसको हम लोग कहते हैं, एफ से सूचित करते हैं, बड़ा एफ से, इसको कहते हैं फोकस बिंदु। क्या कहते हैं? फोकस बिंदु। इस एफ से पी तक की जो दूरी है इसको छोटा एफ से दर्शाते हैं, ये दूरी, और इसको कहते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी। ये जो दर्पण होता है इसको कहते हैं दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक। ये सेंटर से और पोल तक की जो दूरी होती है, सेंटर से पोल तक की ये दूरी होती है, इसको करते हैं वक्रता त्रिज्या। ठीक है, ये सारे इसका नाम हुए, यही नाम यहाँ पर दिया गया है। देखिएगा यहाँ पर, देखिए ये दर्पण का द्वारक है। यहाँ से हम लोग देखें पी, देखिए पी है, ध्रुव हो गया, एम एन, एम और एन दर्पण का द्वारक हो गया। आर, देखिएगा यहाँ से यहाँ तक आर से सूचित किया जा रहा है, वक्रता त्रिज्या हुआ। सी, ये सी है, सी को वक्रता केंद्र कहते हैं। ये एफ है, बड़ा एफ है, यानी कि बिंदु को दर्शा रहे हैं, फोकस बिंदु है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसको छोटा एफ से दर्शाएंगे, फोकस दूरी कहलाएगा। ये जो लाइन है सीधा, इसको प्रधान अक्ष कहते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। देखिएगा यहाँ पर इसी को परिभाषित किया गया है। वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे बड़ा सी से सूचित करते हैं। यहाँ हम लोग फिगर में भी देखते चला जाए, देखिए ये वक्रता केंद्र है, ये गोलीय दर्पण है, यह वक्रता केंद्र है जिसको बड़ा सी से सूचित किया जाता है। उसके बाद आइए ध्रुव। गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को ध्रुव कहते हैं, जिसे बड़ा पी से सूचित किया जाता है। देखिए यहाँ पर ये ध्रुव है और इसे बड़ा पी से सूचित किया जाता है। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, दर्पण के द्वारक और वक्रता केंद्र को मिलाकर सीधी खींची गई रेखा प्रधान अक्ष कहलाती है। जैसे यहाँ से देखिए, दर्पण के द्वारक और वक्रता केंद्र को मिलाकर सीधी खींची गई रेखा, ये क्या कहलाती है? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहलाती है। वक्रता त्रिज्या, दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उस गोले के त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे आर से सूचित किया जाता है। देखिए ये सी है और ये पी है, इसके बीच के जो दूरी है इसको क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या, और इसे आर से सूचित किया जाता है, बड़ा आर से। फोकस बिंदु, वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं, जिसे बड़ा एफ से सूचित किया जाता है। यहाँ देखिए ये फोकस बिंदु है, वक्रता केंद्र हुआ और ध्रुव हुआ, इसके ठीक मध्य बिंदु में ये एफ है, तो इसको कहते हैं फोकस बिंदु, इसको बड़ा एफ से सूचित किया जाता है। फोकस बिंदु के बाद आता है फोकस दूरी। फोकस बिंदु से ध्रुव तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, जिसे छोटा एफ से सूचित किया जाता है। देखिए यहाँ ये फोकस बिंदु है और ये ध्रुव है, इसके बीच की ये जो दूरी है यहाँ से, इसको छोटा एफ से सूचित करते हैं, इसको फोकस दूरी कहते हैं। इसके बाद आता है दर्पण का द्वारक। खोखले गोले का कटा हुआ भाग जो दर्पण के रूप में प्रयोग किया जाता है उसे दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसे कोई भी दो अक्षरों से सूचित किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिएगा ये एम और एन से सूचित किए हैं, ये दर्पण का द्वारक है। ध्यान रखिए नोट में, दर्पण के बाएं तरफ से ही कभी भी प्रकाश को लाया जाता है। जैसे ये दर्पण है, इसके बाएं तरफ से कभी भी प्रकाश को लाएंगे, दाहिने से नहीं लाएंगे, ये नियम कहता है। आगे देखिए
गोलीय दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के में संबंध। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी F = R/2 होता है। देखिए ये फोकस दूरी है यहाँ से यहाँ तक, और ये वक्रता त्रिज्या है, तो ये वक्रता त्रिज्या के आधी होती है ये फोकस दूरी। इसको हम लोग यहाँ पर आगे देखा जाए। ये क्वेश्चन हमारा एग्जाम में लगभग आता है और ये 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। और ये क्वेश्चन हर 1 साल बाद रिपीट होता है और आते ही रहता है। यहाँ पर वही है, देखिएगा ये P है। पहले फिगर को ध्यानपूर्वक देख लीजिए। ये P है, ये बड़ा F है, फोकस बिंदु है। ये C है, ये फोकस दूरी है। ये प्रकाश आ रहा है, आपतित किरण है। ये प्रकाश टकरा कर यहाँ से लौट जाएगा, F से आ रहा है, प्रकाश टकरा के F से ये आएगा। यहाँ कोण ये I बनेगा, आपतन कोण। ये R बनेगा, परावर्तन कोण। देखिए दिया गया है AB किरण तथा BC, AB और यहाँ से लौट के आ रहा है ये BC। सिद्ध करना है F = R/2। ये जो F होगा इस त्रिज्या के आधा होगा। रचना, बिंदु C और B को मिलाया। बिंदु ये C वक्रता केंद्र और इस B को मिलाया, यानी कि अभिलंब डाला। इसको यहाँ पर हम फिगर बना दे रहे हैं, साफ दिखाई देगा। ये हो गया F, ये हो गया C। एक यहाँ से प्रकाश आएगा, ये F से होकर लौट जाएगा। यहाँ से एक अभिलंब डालेंगे, ये हो जाएगा I, ये होगा R, ये है P। इसका नाम दिया गया है AB, ये हो गया F, ये हो गया फोकस दूरी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो हमारा होती है ये फोकस दूरी कहलाती है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है ये हमारा त्रिज्या कहलाती है। देखिए अब इसी को फिगर को हम लोग देखते हुए यहाँ पर समझेंगे। देखिएगा F = R/2 सिद्ध करना है। यहाँ पर क्या है, AB समानांतर है इस प्रधान अक्ष के। रचना में क्या हो गया, बिंदु C और B को मिलाया। ये C और B को मिलाया। प्रमाण, कोण I = कोण R, कोण I = कोण R। प्रकाश के परिवर्तन के दूसरा नियम के अनुसार प्रकाश के परिवर्तन से कोण ABC ये कोण I, कोण BCF, कोण BCF। क्योंकि ये दोनों समानांतर किरण है, तो समानांतर के ये तिर्यक रेखा जब काट रही है तो ये अंतः एकांतर से आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो अंतः एकांतर कोण से ये बराबर हुआ। आगे देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर इसको आगे खिसका दें समझने के लिए। देखिएगा अंतः एकांतर से हुआ, समीकरण 1 और 2 के अनुसार ये जो है कोण I BCF = R होगा। देखिए कैसे, पहला मामला लिए हैं, ये I R के बराबर है, I R के बराबर है दे, और दूसरा में ये I जो है इसके बराबर है। तो I दोनों में कॉमन हुआ, जब दोनों में कॉमन हुआ तो ये कोण इसके बराबर होगा। तो वही लिखे हैं AB, यहाँ देखिए BCF ये कोण इस R के बराबर हुआ। आगे देखिए BF = CF, यहाँ पर क्या हो गया, ये BF = CF हुआ। क्योंकि ये दोनों कोण बराबर है तो इसके सामने ये को भुजा है और इसके सामने ये भुजा है, दोनों आपस में बराबर होगा। जब कोण आपस में बराबर है तो देखिए BF = CF हो गया, बराबर कोण के सम्मुख भुजा। इसके बाद आता है FP = CF। बिंदु B बिंदु P के बहुत करीब है। देखिएगा यहाँ FP, ये जो है FP यहाँ पर है FP = CF, क्योंकि ये माना जाता है फिजिक्स में कि ये बिंदु B इस P के बहुत करीब है। जब बहुत करीब होगा तो ये FB किसके बराबर होगा, इस FP के बराबर होगा। यहाँ तक हम लोग ला दिए CF = FP। देखिए FP = CF या CF = FP। FP का मान कितना है, यहाँ पर FP का मान है F, FP का मान कितना है F। CP/2, CP का मान कितना है R,
r/2, ये हमारा प्रमाणित हुआ। इस तरह से ये 2 नंबर का क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण बनता है, इसको आप ध्यानपूर्वक देखिएगा और बनाइएगा। आगे आता है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम, यानी कि अवतल दर्पण के प्रतिबिंब प्राप्त करने के क्या क्या नियम है। 3 नियम है, तीनों नियम को ध्यानपूर्वक दिमाग में रखिएगा, तब आगे हम लोग को समझ में आएगा। देखिए, पहला, अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद फोकस दूरी से होकर जाती है। देखिए, यहाँ से ये हमारा अवतल दर्पण है, ये इस प्रधान अक्ष के समानांतर किरणें है, तो ये आएगी तो यहाँ से लौट के कहाँ से जाएगी, इस फोकस बिंदु से ही होकर जाएगी। यहाँ पर देखिए, अभी ये समानांतर है थी, तो यहाँ से लौट के फोकस बिंदु से जा रही थी। यहाँ पर फिर बना दें हम, ये प्रधान अक्ष है, यहाँ से समानांतर ये किरणें आएगी, ये P हो गया, तो ये लौट के यहाँ से फोकस बिंदु से होकर जाएगी। ये प्रकाश के पहला नियम कहता है, यही है। दूसरा कह रहा है कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से आती प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर उसी दिशा में लौट जाएगी, क्योंकि यहाँ से जो C से होगा ये तो अभिलंब होगा, ये अभिलंब होगा कि नहीं। तो दूसरा यहाँ से हम देखेंगे कि ये है F है, ये C है, इसको और थोड़ा सा बड़ा बना दें। यहाँ से जो प्रकाश की किरणें आएगी इधर से, ये टकराकर यहीं से जाएगी, क्योंकि ये अभिलंब है, 90 डिग्री का कोण बनाएगा, जिधर से प्रकाश आएगा उधरे लौट जाएगा। तीसरा नियम कहता है यहाँ पर कि जब प्रकाश की किरणें दर्पण के फोकस बिंदु से आती है तो परावर्तन के बाद वह प्रधान अक्ष के समानांतर लौटती है। देखिए, यहाँ से ये जब समानांतर आ रही थी तो फोकस बिंदु से जा रही थी, यदि। तीसरा कह रहा है कि ये दर्पण है, ये प्रधान अक्ष है, अगर प्रकाश की किरणें यहाँ से फोकस बिंदु हो गया, इधर फोकस बिंदु से आएगी तो क्या होगी, इसके समानांतर यहाँ से प्रधान अक्ष के समानांतर लौटेगी। स्वाभाविक है। यहाँ देखिए, फोकस बिंदु से आएगी तो प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगी, और जब प्रधान अक्ष के समानांतर आएगी तो फोकस बिंदु से होकर जाएगी, ये तो स्वाभाविक है। तो यही 3 नियम है। पहला, प्रधान अक्ष से समानांतर आएगी तो फोकस बिंदु से, दूसरा सेंटर से आएगी तो सेंटर से ही लौटेगी, तीसरा फोकस बिंदु से आएगी तो प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगी। ये 3 नियम आप जरूर ध्यान रखिएगा, इसी के आधार पर हम लोग प्रकाश के परावर्तन आगे पढ़ेंगे। देखिएगा, अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों का निर्माण। अवतल दर्पण द्वारा कुल हम लोग 6 प्रकार के प्रतिबिंब देखेंगे। कितना? 6 प्रकार के प्रतिबिंब देखेंगे। कौन कौन? वस्तु को अलग अलग जगहों पर रखकर। पहला, वस्तु अनंत पर हो तो, वस्तु कहाँ हो? अनंत पर होगा तब। दूसरा, वस्तु अनंत और C के बीच हो। तीसरा, वस्तु C पर हो। चौथा, वस्तु C और F के बीच हो। पांचवा, वस्तु F पर हो। और छठा, वस्तु F और P के बीच हो। यानी कि हम दूरी से, अभी इसके पहले हम लोग देखे थे, यहाँ ये प्रधान अक्ष है, ये P है, ये F है, ये C है, और इधर ये बढ़ते जाएगा तो लास्ट में क्या मिलेगा? अनंत। तो वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रकाश समानांतर आएगा। वस्तु अनंत और C के बीच रखेंगे दूसरा स्टेप में। तीसरा में वस्तु को C पर रखेंगे। चौथा में वस्तु को C और F के बीच रखेंगे। पांचवा में वस्तु को F पर रखेंगे। छठा में इसके बीच रखेंगे। और इन सभी जगहों पर रखकर प्रतिबिंब की स्थिति हम लोग देखेंगे। तो आप ध्यानपूर्वक इसको देखते रहिएगा और पूरी तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उठाता है। तो देखिए यहाँ पर पहला, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर होगी तो प्रकाश समानांतर आएगा। समानांतर आएगा तो सभी कहाँ से? फोकस से मुड़ कर जाएगा। अभी हम लोग नियम में देखे हैं कि समानांतर प्रकाश आएगा तो कहाँ से जाएगा? फोकस से। तो क्या क्या स्थितियाँ बनेगी? प्रतिबिंब F पर बनेगा। प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, इसी बिंदु पर बनेगा। प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, जो वास्तविक होता है वह उल्टा होता है। हम लोग अभी वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में पढ़े हैं। प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा। ये पहला हुआ। इसी प्रकार से हम लोग 6 को देखेंगे। दूसरा, यहाँ पर जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो प्रतिबिंब की स्थिति अनंत और वक्रता केंद्र, यानी कि अनंत और C के बीच। देखिए, इधर अनंत होगा,
ये सी है, इसके बीच हमको ध्यान रखना है कि दो रे का प्रयोग करना है। एक प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगा और दूसरा सी से जाएगा। प्रधान अक्ष से समानांतर जाएगा, ये लौट के एफ से जाएगा, और दूसरा सी से आएगा, ये सी पर ही लौट जाएगा। तो ये जहाँ दोनों कट कर रहा है, देखिए ये एफ से आ रहा है, ये सी से आ रहा है, दोनों जहाँ कट कर रहा है यही हमारा प्रतिबिंब का निर्माण होगा। प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बनेगा। देखिए ये सी है, ये एफ है, इसके बीच बना है। प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा, ये वस्तु है, इसके तुलना में ये बहुत छोटा है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, इसका सिर ऊपर की तरफ है, इसका सिर नीचे की तरफ होगा। प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, यानी कि साफ साफ हमें दिखाई देगा। प्रतिबिंब दर्पण के सामने ही बनेगा। ये है दूसरा कंडीशन। तीसरा देखिएगा, जब वस्तु सी पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति, वस्तु सी पर होगा तो एक समानांतर किरण लेंगे, दूसरा सी से लाएंगे तो उसके नीचे आएगा नहीं, इसलिए इसको हम एफ से भेज देते हैं। दोनों कट करेगा यहाँ सी के सामने ही। जो यहाँ समानांतर आएगा ये भी एफ से आकर यहीं पर कट करेगा, और जो एफ से आएगा ये भी समानांतर आके यहीं पर कट करेगा। तब देखिए क्या क्या स्थितियाँ बनेगी। प्रतिबिंब सी पर बनेगा, प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा। देखिए प्रतिबिंब सी पर ही बन रहा है, प्रतिबिंब वस्तु के बराबर, जितना ऊंचा ये है वस्तु उतना ही ऊंचा प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, साफ साफ में दिखाई दे रहा है। प्रतिबिंब उल्टा बनेगा और प्रतिबिंब दर्पण के सामने ही बनेगा। आगे हम लोग का चौथा कंडीशन, जब वस्तु सी और एफ के बीच हो तो प्रतिबिंब की स्थिति। देखिए वस्तु को यहाँ सी और एफ के बीच रखा गया है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। एक समानांतर किरण भेजेंगे जो एफ से होकर जाएगा और दूसरा यहाँ सी से होकर जाएगा, दोनों आपस में मिलेगा इधर। तो देखिए प्रतिबिंब ये सी है, इधर अनंत है, प्रतिबिंब सी और अनंत के बीच बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है, उल्टा बन रहा है दर्पण के सामने, यह सारी बात यहाँ है। प्रतिबिंब अनंत और सी के बीच बनेगा, अनंत और इस सी के बीच बन रहा है। प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा, देखिए ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है, बड़ा बन रहा है। प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, यानी कि वास्तव में हमें प्राप्त होगा, दिखाई देगा। प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, स्वाभाविक ही उल्टा बन रहा है, इस प्रधान अक्ष से उल्टा सीधा हम लोग देखते हैं। प्रधान अक्ष के ऊपर होगा तो सीधा, इसके नीचे होगा तो उल्टा। प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा, देखिए ये दर्पण है, इसके सामने ही बन रहा है। ये चौथा कंडीशन देखें लोग। पांचवा देखिए यहाँ पर, जब वस्तु ए पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति ए पर होगा तो क्या, एक प्रकाश लाएंगे जो सीधे एफ से होकर जाएगा और दूसरा सी से होकर जाएगा। प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, क्यों, इसको यहाँ पर हम बना के दिखाएं। ये एफ है, इधर सी है, वस्तु को यहाँ रख दें, यहाँ रखेंगे तो ये यहाँ से आएगा और एफ से होकर सीधा ये चल जाएगा। प्रकाश से यहाँ समानांतर आएगा, एफ से होकर जाएगा, दूसरा यहाँ सी से होकर जाएगा और सी से होकर जाएगा। ये कहीं आपस में मिलेगा नहीं, इसकी दूरी हर जगह समानांतर होगी। समानांतर होगी तो मिलेगा ही नहीं, ऐसा माने कि अनंत पर जाके मिल रहा है। ये कंडीशन है एफ पर रखने पर। देखिएगा एफ पर रखे हैं तो ये कंडीशन हो रहा है, सामने जा रहा है। प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, क्योंकि समानांतर जाएगा तो अनंत पर मानेंगे। प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, अनंत पर बनेगा तो स्वाभाविक कि बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, यानी कि अनंत पर तो बन रहा है जी, दर्पण के सामने ही तो है। प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, नीचे की तरफ ही बन रहा है। प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। यहाँ छठा में देखिए, छठा में क्या है, लास्ट है, जब वस्तु एफ और पी के बीच हो तो प्रतिबिंब की स्थिति। एफ और पी के बीच हो तो, इसको भी हम यहाँ बना के आपको दिखा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ये हमारा एक दर्पण हो गया, ये प्रधान अक्ष हो गया, ये पी हो गया, ये एफ है और ये सी है। एफ और पी के बीच वस्तु को हमको रखना है। जब वस्तु को यहाँ रखेंगे तो प्रकाश एक समानांतर जाएगा, समानांतर जाएगा तो ये एफ से होकर चला जाएगा, दूसरा यहाँ से जो सी से जाएगा, इस तरह से ये फैलता जाएगा। देखिए यहाँ से जैसे शुरू हुआ है तो यहाँ से इसकी चौड़ाई बढ़ते जा रही है, चौड़ाई बढ़ेगा तो ये अनंत तक भी जाकर नहीं मिलेगा। तब इसको हम क्या करते हैं, इधर दर्पण के पीछे कल्पना करके इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको सीधा लाइन में ही आगे बढ़ाएंगे। दूसरा ये जो यहाँ से आ रहा है इसको भी सीधा मानकर, ये यहाँ से तो टकराएगा ही, टकरा कर ही तो जाएगा, इसको सीधा मानते हुए हम इसको आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाएंगे तो लगभग यहाँ पर ये मिलता हुआ प्रतीत होगा,
तो मिलता हुआ प्रतीत होगा तो प्रधान अक्ष से मिला देंगे। मिलाएंगे तो देखिए दर्पण के पीछे ये बन रहा है, बनता हुआ प्रतीत होगा, वास्तव में तो बनेगा नहीं, बनता हुआ प्रतीत होगा, इस वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, काल्पनिक होगा, इसी के बारे में यहाँ पर दिया गया है। देखिएगा ये क्या है, एफ है, ये पी है, ये वस्तु है, वस्तु के एक प्रकाश यहाँ से लाया जा रहा है और दूसरा प्रकाश यहाँ से जा रहा है, इसको ले आकर दर्पण के पीछे मिलाने की कोशिश किया गया है, मिलाया गया है। तो क्या क्या प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा, देखिए ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है, वस्तु से बड़ा बनेगा, प्रतिबिंब पी और अनंत के बीच बनेगा, ये पी है और दाहिने साइड में अनंत होगा, पी और अनंत के बीच बनेगा, प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा, काल्पनिक बन रहा है, प्रतिबिंब सीधा बनेगा और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। ये हमारा अवतल दर्पण में 6 प्रकार के प्रतिबिंबों का निर्माण रहा। अब इसके बाद देखें उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में ध्यान रखिएगा क्या क्या है। उत्तल दर्पण, इस दर्पण के परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे कि क्या हो गया, चम्मच के पीछे वाला हिस्सा, यहाँ से देखें तो ये कुछ इस प्रकार के होता है, अंदर से इधर से कलई किया गया होता है, तो ये जो ऊपर का आगे का हिस्सा है ये कहलाता है उत्तल दर्पण। क्या कहलाता है, उत्तल। देखिएगा यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति 2 प्रकार की बनेगी, क्योंकि यहाँ पर इसको हम यहाँ बता दें कि ये उत्तल है, ये इसका प्रधान अक्ष हो गया। जैसे इस दर्पण को घुमाएंगे तो गोल इधर बनेगा, इधर गोल बनेगा तो फोकस इधर होगा, सेंटर भी इधर ही होगा। इधर तो बस हमारा ये पी हो गया और अनंत हो गया। तो यहाँ कहाँ हम रखेंगे कि अनंत से प्रकाश को लाएंगे पहला, और दूसरा अनंत और पी के बीच कहीं वस्तु को रखेंगे, तब स्थिति को देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति, ये अनंत पर होगा तो क्या होगा, प्रकाश समानांतर आएगा, समानांतर आएगा तो दर्पण से टकराकर यहाँ से लौट जाएगा, इधर से लौट जाएगा, दर्पण से टकराकर यहाँ भी लौट जाएगा। लेकिन हमको यहाँ लाकर मिलाना है, मिलाने की कोशिश करना है दर्पण के पीछे, क्योंकि प्रतिबिंब को प्राप्त करना है। जैसे ये जाएगा तो यहाँ से मिलता हुआ ये एफ पर प्रतीत होगा, एफ पर प्रतीत होगा। तो देखिए क्या क्या कंडीशन बनेगा, प्रतिबिंब एफ पर बनेगा, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, प्रतिबिंब सीधा बनेगा, काल्पनिक है तो स्वाभाविक ये सीधा बनेगा। हम लोग वास्तविक और काल्पनिक में अंतर इसके पहले पढ़े हैं। प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। आगे यहाँ पर दूसरा कंडीशन हम लोग देखें क्या क्या हो रहा है। तो जब वस्तु अनंत और पी के बीच हो तो प्रतिबिंब की स्थिति, क्या क्या प्रतिबिंब की स्थिति बनेगी। देखिए ये दर्पण है, इधर अनंत है, ये पी है, यहाँ वस्तु है, एक समानांतर ये प्रकाश की किरणें आ रही है, और दूसरा सी के सामने, सी के सामने जो आएगा यहाँ तक आएगा और यहाँ से फिर पुनः लौट जाएगा। लेकिन इसको हम मिलाने की कोशिश करेंगे, ये यहाँ सी की तरफ ले जाएंगे, दूसरा यहाँ से लौट गया, इसको भी हम एफ की तरफ लाने की कोशिश करेंगे। दोनों आपस में जहाँ यहाँ कटता हुआ प्रतीत होगा वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा। देखिए क्या क्या स्थितियाँ यहाँ बनेगी। प्रतिबिंब एफ और पी के बीच बनेगा, देखिए ये एफ है और ये पी है, इसी के बीच तो बन रहा है। प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा, ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है, निश्चित तौर पे इसे ये छोटा बन रहा है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, यहाँ दर्पण है, इसके पीछे ही तो बन रहा है। प्रतिबिंब सीधा बनेगा, ये जैसे है ऊपर, ये भी ऊपर की तरफ है तो सीधा बना। प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा, दर्पण के पीछे तो कल्पना ही तो किया जा रहा है, वास्तव में कट तो नहीं रहा है, तो ये काल्पनिक बनेगा। आगे है समतल दर्पण का उपयोग, यानी कि इन सभी दर्पणों का क्या क्या उपयोग है, कैसे उपयोग किया जाता है, इसके बारे में। तो समतल दर्पण का चेहरा देखने में, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब प्राप्त करने में, जो हम लोग शीशा देखते हैं अपना चेहरा, वो समतल दर्पण ही होता है, और जितना बड़ा हमारा चेहरा होता है दर्पण में उतना ही बड़ा चेहरा दिखाई पड़ता है। अवतल दर्पण का उपयोग प्रकाश को केंद्रित करने में, जैसे अभी हम लोग देख रहे थे इसके पहले यहाँ पर कि इस तरह से यह अवतल दर्पण है, प्रकाश यहाँ से जितना समानांतर आ रहा था ये सभी मुड़ के एक बिंदु पर मिल रहा था, तो यहाँ एक बिंदु पर मिलेगा, यानी कि प्रकाश को केंद्रित करने में ही अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर के रूप में, जैसे यहाँ से इतना दूर का प्रकाश आएगा, एक जगह केंद्रित होगा, तो निश्चित तौर पे इस बिंदु पर ताप बहुत ज़्यादा होगा, इन सभी प्रकाशों का ताप होगा,
तो इस ताप का प्रयोग हम लोग खाना वगैरह में बनाने में करते हैं। तो इससे क्या कहते हैं, सोलर कुकर के रूप में। हजामती के रूप में दाढ़ी उड़ी बनाने के लिए, छोटे वस्तु को बड़ा देखने में, रोगियों के कान नाक गले इत्यादि के जांच करने में। इस सभी जगहों पर कान नाक गला में बहुत अंदर छोटा सा जगह होता है, उसको बड़ा रूप करके देखने में इसका प्रयोग किया जाता है। गाड़ियों के अग्रद्वीप में, गाड़ी जो होता है उसके आगे जो हेडलाइट होता है, जहाँ से लाइट उत्पन्न करता है, उस जगह पर ये, जिसको कटोरिया कहते हैं, वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग गलियों में स्ट्रीट लाइट के रूप में, यानी कि एक जगह से प्रकाश को बहुत ज़्यादा चारों तरफ फैलाने में किया जाता है। वाहनों के साइड दर्पण के रूप में, जिसको साइड मिरर कहते हैं, गाड़ी उड़ी में साइड में लगा होता है, किनारे बगल में जो पीछे के वस्तु को दिखाता है, उसको साइड मिरर कहते हैं। किसी वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब के रूप में, यानी किसी वस्तु को जो इसका प्रतिबिंब बनता है वह सीधा बनता है। गाड़ी के साइड में जो दर्पण लगा होता है उससे गाड़ी के पीछे का भाग हम देखते हैं तो वो एकदम सीधा ही दिखाई देता है। वस्तु ज़्यादा क्षेत्र को छोटे से दर्पण में देखने में, यानी कि एक साइड मिरर में एक छोटा सा दर्पण होता है, यानी पीछे का बहुत ज़्यादा क्षेत्र को उसमें दिखाई पड़ता है। आगे है चिन्ह परिपाटी। देखिएगा, चिन्ह परिपाटी में दर्पण में वस्तु और प्रतिबिंब की ऊंचाई के दिशा को स्पष्ट करना चिन्ह परिपाटी कहलाती है। चिन्ह परिपाटी को हम लोग यहाँ पर समझे अच्छा से कि चिन्ह परिपाटी बताने के पहले हम आपको बता दें, जो अभी तक हम लोग क्लास 6, 7, 8, 9 में पढ़े हैं मैथ में, निर्देशांक ज्यामिति। ये होता है एक खड़ी लाइन जिसको वाई अक्ष कहते हैं, दूसरा ये पट लाइन होता है जिसको एक्स अक्ष कहते हैं। इस एक्स अक्ष में इसको एक्स से दर्शाते हैं और बाएं तरफ एक्स डैश से, ये ऊपर वाई से और नीचे वाई डैश से। ये होता है हमारा मूल बिंदु जिसको 0, 0 से दर्शाते हैं। इस 0, 0 से एक्स की तरफ जाते हैं तो ये प्लस होता है, धनात्मक होता है। यहाँ से बाएं जाते हैं तो ये ऋणात्मक होता है। इस 0, 0 मूल बिंदु से ऊपर जाते हैं तो धनात्मक और नीचे आते हैं तो ऋणात्मक। बस इसमें हम लोग को चिन्ह परिपाटी में इतना ही का प्रयोग करना है, इससे ज़्यादा प्रयोग नहीं करना है कि प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थांश, इस सब का प्रयोग यहाँ नहीं है। तो देखिएगा, इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग को यहाँ बनाना है। ये एक दर्पण हो गया, चाहे ये अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण किसी में भी प्रयोग करें। तो ये अवतल दर्पण में हम प्रयोग कर रहे हैं तो ये P हो गया। P हमारा मूल बिंदु होता है और P से दाहिने जाते हैं तो ये धनात्मक होता है, P से बाएं आते हैं तो ऋणात्मक होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं P मूल बिंदु को मानते हैं, इससे दाहिने धनात्मक और बाएं ऋणात्मक। इससे ऊपर की तरफ जाएंगे, जैसे यहाँ वस्तु ही क्यों न बना दें वस्तु, तो ये वस्तु ऊपर की तरफ होगा तो धनात्मक, अगर इसका प्रतिबिंब नीचे की तरफ बनेगा तो ऋणात्मक। चाहे यहाँ नीचे बने या यहाँ नीचे बने, इस प्रधान अक्ष से नीचे बनेगा तो ऋणात्मक और इससे ऊपर बनेगा तो धनात्मक। यही चिन्ह परिपाटी कहलाती है, क्योंकि इसमें मूल बिंदु P को मानते हैं, पोल को मानते हैं, इससे दाएं बाएं ऊपर नीचे इसको ध्यान रखते हैं। यही चिन्ह परिपाटी है। देखिएगा, ये चिन्ह परिपाटी हुआ। चिन्ह परिपाटी का निष्कर्ष क्या क्या निष्कर्ष है? वस्तु की दूरी, फोकस दूरी एवं त्रिज्या सभी ऋणात्मक अवतल दर्पण में होती है। ये अवतल दर्पण है तो इसमें वस्तु को हम बाएं ही रखते हैं, तो वस्तु की दूरी, वस्तु की ऊंचाई, यहाँ प्रतिबिंब की दूरी, ये सब क्या होती है? ऋणात्मक होती है। काल्पनिक प्रतिबिंब कहाँ है? यहाँ चिन्ह परिपाटी का निष्कर्ष, वस्तु की दूरी, फोकस दूरी एवं त्रिज्या सभी ऋणात्मक अवतल दर्पण में होती है। काल्पनिक प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक एवं वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक होती है। यानी काल्पनिक प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है? धनात्मक, और वास्तविक प्रतिबिंब की ऋणात्मक। अभी इसके पहले जो हम लोग देख रहे थे यहाँ पर कि ये हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा था, तो ये देखिए P से दाएं बन रहा है, तो इसकी जो दूरी है ये धनात्मक होगी। और काल्पनिक प्रतिबिंब जैसे बनेगा, इसके पहले जो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे, ये प्रतिबिंब बाएं की तरफ बनेगा कहीं भी, तो यहाँ से जब बाएं बनेगा तो ये सब क्या होगा? ऋणात्मक। ये फोकस दूरी है, ये भी ऋणात्मक। ये वक्रता त्रिज्या है, ये भी ऋणात्मक। वस्तु की दूरी इधर रखेंगे, ये भी ऋणात्मक। इस दूरी को
दूरी ऋणात्मक होगी। तो यही बात यहाँ ध्यान देना है। यहाँ पर काल्पनिक प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक एवं वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक अवतल दर्पण में होती है। अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी धनात्मक होती है। अवतल दर्पण में वस्तु की ऊंचाई, अवतल दर्पण में वस्तु की ऊंचाई धनात्मक होती है। देखिए अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे थे, ये अवतल दर्पण है, यहाँ से ये वस्तु की ऊंचाई है, तो वस्तु की ऊंचाई क्या होती है? धनात्मक। लेकिन यहाँ से वस्तु की दूरी क्या होती है? ऋणात्मक। ये ऊंचाई है इसलिए धनात्मक और ये दूरी ऋणात्मक। अवतल दर्पण में वस्तु की ऊंचाई धनात्मक होती है। अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी, वास्तविक प्रतिबिंब की ऊंचाई ऋणात्मक एवं काल्पनिक प्रतिबिंब की ऊंचाई धनात्मक होती है। देखिए ये है, अगर यहाँ से ये वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो इधर नीचे की तरफ बनता है, नीचे की तरफ होगा तो ऋणात्मक, और काल्पनिक बनता है तो दर्पण के पीछे बनता है और ये ऊपर की तरफ बनता है। तो ये ऊपर की तरफ बनेगा तो क्या होगा? धनात्मक, और नीचे की तरफ बनेगा प्रतिबिंब तो ऋणात्मक। आगे है अवतल दर्पण में वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी एवं त्रिज्या सभी धनात्मक होती है तथा वस्तु की दूरी ऋणात्मक होती है। किसमें? उत्तल में। देखिएगा उत्तल में क्या क्या स्थितियां बनती है। यहाँ पर ये उत्तल हो गया, यहाँ से हम लिए एक वस्तु, यहाँ लिए तो इसका प्रतिबिंब हमारा यहाँ पर प्राप्त हो रहा था। तो देखिएगा ये वस्तु की दूरी सिर्फ यही ऋणात्मक होगी। वस्तु की ऊंचाई ऊपर की तरफ है तो धनात्मक होगी, प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक होगी, प्रतिबिंब की ऊंचाई भी धनात्मक होगी। देखिए इधर फोकस दूरी होगी, यह धनात्मक होगी, यहाँ वक्रता केंद्र होगा, ये भी धनात्मक होगा, यहाँ से ये वक्रता त्रिज्या होगा, ये भी धनात्मक होगा क्योंकि ये P है, यहाँ से दाहिने की तरफ बन रहा है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ सब धनात्मक है, सिर्फ वस्तु की दूरी ही ऋणात्मक है। वस्तु की ऊंचाई भी प्रधान अक्ष से ऊपर है तो धनात्मक है, यानी कि सिर्फ वस्तु की दूरी ही ऋणात्मक है और सब के सब क्या है? धनात्मक है। उसके बाद आता है हम लोग को यहाँ पर मुख्य चीज, ये दर्पण सूत्र सिद्ध करने का। क्या है? दर्पण सूत्र सिद्ध करने के लिए। तो इसको आप ध्यानपूर्वक यहाँ से देखिएगा, पूरा सारी बात ये क्या है, कैसे है, यहाँ से इसको रखकर हम आपको बताना शुरू कर रहे हैं और इसको आप एकदम ध्यानपूर्वक देखते रहिए। देखिए ये एक क्या है? अवतल दर्पण है। इसको एक फिगर हम यहाँ बना ले रहे हैं जिससे आपको समझाने में आसानी होगी। ये हो गया, ये P हो गया, यहाँ F हो गया, ये C हो गया। एक वस्तु हम लिए यहाँ पर, यहाँ से प्रकाश एक आया, ये कहाँ से होकर गया? C से होकर गया। दूसरा यहाँ से, ये F से, दूसरा हम यहाँ से C से ला रहे हैं। ये प्रकाश इधर से आएगा, यहीं से टकरा के चल जाएगा। यह हमारा क्या हो गया? प्रतिबिंब हो गया। इस वस्तु की दूरी को हम लोग U से दर्शाते हैं। यहाँ से यहाँ तक प्रतिबिंब की दूरी जो है, इसको हम लोग प्रतिबिंब की दूरी यहाँ पर लिख दें। इस प्रतिबिंब की दूरी को V से दर्शाते हैं। ये फोकस दूरी है, इसको हम लोग छोटा f से दर्शाते हैं। यही चीज़ इसमें है। यहाँ पर यहाँ से एक लंब डाल दिए, इसको क्या n मान लिए हैं। ये B है, A है, A B, ये हो गया A डैश और ये हो गया B डैश। यहाँ से एक लंब डाला गया है, इस लंब को क्या नाम दिया गया है? Q। अब इसके आधार पर हम लोग को यहाँ पर सिद्ध करना है। ध्यान रखिएगा इस फिगर को कि ये प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी को V से दर्शाते हैं। ये वस्तु की दूरी है जिसको F से दर्शाते हैं। ये फोकस दूरी है यहाँ से यहाँ तक, जिसको हम लोग छोटा f से दर्शाते हैं। ये फोकस बिंदु है, बड़ा F से दर्शाते हैं। यहाँ से एक लंब डाल लिए हैं जो क्या है? एन क्यू परपेंडिकुलर है इस प्रधान अक्ष पर। इसी के आधार पर हम लोग यहाँ देखेंगे। देखिए यहाँ पर दिया गया है BN पैरेलल AP। ये BN जो है प्रकाश इस AP के समानांतर है।
ये ए है, ये पी है, इस प्रधान अक्ष के समानांतर है। सिद्ध करना है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, यानी कि ये हमारा दर्पण सूत्र कहलाता है। इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी बनता है। ये रचना कही है इसमें एन क्यू परपेंडिकुलर ए पी। देखिएगा ये एन क्यू है, इस एन क्यू लंब डाल दिए इस ए पी पर यानी प्रधान अक्ष पर। प्रमाण त्रिभुज बी ए सी एवं बी डैश ए डैश सी में, बी ए सी बी डैश ए डैश सी में, यहाँ पर देखिएगा साफ साफ बी ए सी एवं बी डैश ए डैश सी में, इन दोनों त्रिभुजों में लेंगे। कैसे सिद्ध करने के लिए देखते रहिएगा। कोण बी सी ए इधर वाला बी सी ए बराबर कोण बी डैश सी ए डैश, बी डैश सी ए डैश शीर्षाभिमुख कोण। जैसे देखिए बी सी ए बी डैश सी ए डैश, ये दोनों कोण क्या होगा? शीर्षाभिमुख कोण होगा। यही बात यहाँ लिखा गया है, शीर्षाभिमुख कोण। फिर कोण बी ए सी बराबर कोण बी डैश ए डैश सी, बी डैश ए डैश सी। देखिए बी ए सी ये लंब है, बी डैश ए डैश सी ये भी लंब है। दोनों क्या क्या है? 90-90 डिग्री का, यानी कि इतना इक्वल टू 90 डिग्री। आगे देखिए कोण ए बी सी, शेष तीसरा का बच रहा है, ए बी सी इक्वल टू ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी। शेष कोण से त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो गया तो तीसरा स्वाभाविक के बराबर होगा। तो ये तीनों कोण आपस में बराबर हो गया तो त्रिभुज बी ए सी समरूप बी डैश ए डैश सी। कैसे? एंगल 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 से, जो त्रिभुज का समरूपता कसौटी है उसके आधार पर। जब ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हुआ तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए बी बटे ए डैश बी डैश, ए बी बटे ए डैश बी डैश, यानी कि लंब बटे लंब। ए सी बटे ए डैश सी, आधार बटे आधार। और बी सी बटे बी डैश सी, बी सी बटे बी डैश सी, कर्ण बटे कर्ण। यहाँ पर लिख दिए। पुनः हम लिए त्रिभुज एन क्यू एफ एवं बी डैश ए डैश एफ में, एन क्यू एफ और बी डैश ए डैश एफ में। देखिएगा यहाँ पर एन क्यू एफ और बी डैश ए डैश एफ, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में। जैसे यहाँ पर लिया गया था इस त्रिभुज और ये दोनों, उसी प्रकार से इसमें और इसमें, दोनों में सेम होगा। ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण होगा, ये दोनों शीर्षाभिमुख, ये दोनों 90 डिग्री होगा और ये दोनों शेष कोण से ये भी क्या होगा? आपस में समरूप होगा। इसी बात को यहाँ पर लिखा गया है। देखिएगा इतना में एन क्यू एफ समरूप त्रिभुज बी डैश ए डैश एफ सेम इसी प्रकार से एंगल 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 से क्या हुआ? समरूप हुआ। यहाँ भी हम ले सकते हैं एन क्यू बटे ए डैश बी डैश, एन क्यू बटे ए डैश बी डैश, यानी कि लंब बटे लंब। क्यू एफ बटे ए डैश एफ, क्यू एफ बटे ए डैश एफ, आधार बटे आधार। एन एफ बटे बी डैश एफ, एन एफ बटे बी डैश एफ, कर्ण बटे कर्ण। ठीक है, ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हुआ। समीकरण 1 और 2 से ए बी बटे ए डैश बी डैश, देखिएगा यहाँ ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर क्यू एन बटे ए डैश बी डैश, यहाँ पर मिला लिया जाए। देखिए ए बी बटे ए डैश बी डैश, इसके ये समानांतर है तो क्या होगा? एन क्यू बटे ए डैश बी डैश। ये दोनों आपस में बराबर ही तो है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए क्योंकि ए बी बराबर एन क्यू है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए सी बटे ए डैश सी डैश। हमको यहाँ पर लेना है क्या चीज़ कि ये जब दोनों आपस में बराबर हो गया तो पूरा मान इस पूरे मान के बराबर हो गया, तो हमको जो आवश्यकता होगा उसको लेकर सिद्ध कर सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर लिए हैं ए सी बटे ए डैश सी डैश, ए सी बटे ए डैश सी डैश, यहाँ पर हो गया क्यू एफ बटे ए डैश एफ। इन दोनों को हम लेके आगे बढ़े हैं। यहाँ पर हम देख लें कि ए सी बटे ए डैश सी, देखिएगा ए सी बटे ए डैश सी, क्योंकि हमको प्रधान अक्ष पर सारी दूरी को लेना है तो हम यहाँ पर इसको ढूंढने की कोशिश करेंगे। ए सी बटे ए डैश सी, ए सी बटे ए डैश सी बराबर
क्यू एफ बटे ए डैश एफ, क्यू एफ बटे ए डैश एफ, यानी कि हमको प्रधान अक्ष पर लेना है, सब दूरी यू वी एफ तीनों दूरी को लेना है। इसके लिए क्या हो जाएगा, ए सी बटे ए डैश एफ, क्यू एफ के जगह पर हम पी एफ लिए और नीचे वाला ए डैश एफ। देखिएगा ये क्यू एफ के जगह पर हम पी एफ लिए क्योंकि ये बिंदु इससे बहुत करीब है, तो ये दोनों दूरी आपस में बहुत नेग्जेबल होगा। देखिए बिंदु क्यू पी से बहुत करीब है, ये क्यू पी से बहुत करीब है, तो आगे यहाँ से मान पुट किया जाएगा। देखिएगा यहाँ से कि ए सी हम लोग लास्ट में क्या लाए थे, इसको यहाँ पर हम नोट कर दें, ए सी बटे ए डैश सी बराबर पी एफ बटे ए डैश एफ। आगे इसमें मिलाते चलिएगा, फिगर यहाँ पर है, इसको देखिएगा। AC को देखिए, AC को यहाँ पर स्पेशल कोई मान नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं, AP माइनस CP, AP माइनस CP, क्योंकि AP इजकल टू हमको U मालूम है और CP इजकल टू क्या है, वक्रता त्रिज्या है तो मालूम है। फिर इसके बाद A डैश C, A डैश C देखिएगा, A डैश C, इसके लिए क्या कर सकते हैं, CP माइनस A डैश P, CP मालूम है हमको वक्रता त्रिज्या है, A डैश P क्या है, प्रतिबिंब की दूरी भी मालूम है। PF, P से F फोकस दूरी है, इसलिए इसको छोड़ दिया गया है। A डैश F यहाँ से, इसके लिए अलग से कोई दूरी नहीं है, तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, A डैश P माइनस FP यही यहाँ पर लिखा गया है। अब इसका मान हम लोग पुट कर लें। देखिएगा AP, A से P तक क्या है, U है। ध्यान रखिएगा सब के सब बाएं हैं, तो अभी चिन्ह परिपाटी में देखें लो, ये क्या होगा, ऋणात्मक होगा, तो ये क्या होगा, माइनस U, माइनस से तो माइनस लगा दिए। CP, C से P तक फोकस के दुगुना है, तो क्या लिखे, माइनस 2F, बाएं साइड है इसलिए माइनस लगा है। CP वही है, माइनस 2F, माइनस से तो माइनस। A डैश P देखिएगा, A डैश P क्या है, V है, तो माइनस V। PF फोकस दूरी है, तो माइनस F। यहाँ पर देखिएगा A डैश P क्या है, V है, माइनस V, माइनस लग गया। FP क्या है, माइनस F है। अब इसको क्या करना है, हम लोग को सॉल्व कर लेना है। देखिएगा इस पूरे को इसके साथ गुणा करना है, तो यहाँ पर पहले हम क्या लिखें, माइनस U माइनस माइनस प्लस 2F माइनस 2F माइनस माइनस प्लस V बराबर माइनस F माइनस V और माइनस माइनस प्लस V। इसके बाद क्या किया गया है यहाँ पर कि इसको तिरछा गुणा कर लेंगे। देखिएगा इस पूरे को इस पूरे के साथ गुणा किए हैं, तो ऐसा ही कोष्ठ में करके उतार दिए हैं, बराबर माइनस F और इसको कोष्ठ में करके उतार दिए हैं। आगे देखिएगा इस माइनस U से इस पूरे में गुणा करना है, तो माइनस U गुणे ये पूरा उतार दिए हैं, प्लस 2F से इस पूरे में गुणा करना है, उतार दिए हैं, बराबर है माइनस F से गुणा किए हैं, तो माइनस माइनस प्लस F से 2F में 2F स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस F से V में तो माइनस FV। यहाँ देखिए माइनस U से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा UV, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा UF, प्लस 2F से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2FV, यानी कि 2VF, प्लस 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 होगा 2F से F में 2F स्क्वायर। अब बराबर इसको उतार दिए हैं। देखिए यहाँ पर 2F स्क्वायर ये दोनों आपस में कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा UV माइनस UF, देखिएगा माइनस 2VF है और यहाँ पर FV माइनस में, ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो दो में से एक घटेगा तो माइनस में बचेगा, UF क्या है VF बचेगा, इधर क्या है कुछ नहीं, 0। और इस पूरे में हमको बट्टे में लाना है, बट्टे में क्या लाना है, तो यहाँ पर 1/F इजकल टू 1/U प्लस 1/V, ये होता है दर्पण सूत्र, इस रूप में लाना है। तो इस रूप में लाने के लिए हम इसको करेंगे क्या,
तो इस पूरे में LHS में UVF से भाग दे देंगे। LHS ना करके हम पूरे में भाग देंगे, तब ये 0 में भाग देंगे तो 0 ही आएगा। देखिएगा UV बटे UVF माइनस UF बटे UVF माइनस VF बटे UVF। देखिएगा यहाँ से UV से UV कट गया, F बच गया, UF से UF कट गया, V बच गया, VF से VF कट गया, U बच गया। 1/F माइनस 1/V माइनस 1/U। 1/F को छोड़ दिए, ये दोनों माइनस में है, इसको उठा के RHS में ला दिए, यह प्रमाणित हुआ। इस तरह से यह हमारा लेंस क्या है, दर्पण सूत्र बना। आगे देखा जाए इसके बाद आवर्धन। दर्पण में आवर्धन, आवर्धन क्या होता है और कैसे ज्ञात होता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे वस्तु की ऊंचाई, यानी कि M = -V/U होता है। M किसको दर्शाता है, आवर्धन को, प्रतिबिंब की ऊंचाई V, वस्तु की ऊंचाई U। यहाँ इसका व्यंजक यानी समीकरण कैसे बनता है इसको थोड़ा सा देख लिया जाए। चिन्ह को ध्यान में रखते हुए प्रतिबिंब की दिशा और ऊंचाई तथा वस्तु के दिशा और ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। यहाँ M बराबर आवर्धन, V बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई और U बराबर वस्तु की ऊंचाई है। इसको हम एक अलग फिगर से बता रहे हैं, जो कि हमारा ये आवर्धन का समीकरण क्लियर होगा। देखिए यहाँ पर इसी से हम लोग देख लिया जाए। M = होता है V/U, वस्तु की ऊंचाई बट्टे प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे वस्तु की ऊंचाई। इसको प्राप्त करने के लिए M बराबर, ये देखिए प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब दर्पण के बाएं साइड है, बाएं साइड है तो क्या होगा, ऋणात्मक। वस्तु दर्पण के बाएं साइड है तो क्या होगा, वस्तु दर्पण के बाएं साइड होगा तो क्या होगा, ये भी ऋणात्मक। गुणे प्रतिबिंब दर्पण प्रधान अक्ष के नीचे है तो क्या होगा, धनात्मक, और प्रधान अक्ष के नीचे है तो ऋणात्मक, और वस्तु प्रधान अक्ष के ऊपर है तो धनात्मक। V है और ये U है, इसको गुणा कर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस V, अब माइनस प्लस माइनस U। इसको लिख देंगे M बराबर, माइनस है तो -V बट्टे U भी तो लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, आवर्धन का व्यंजक हो गया। यही यहाँ पर बताया गया है। देखिए M बराबर माइनस गुणे माइनस V बट्टे माइनस गुणे प्लस U, कटा दिए हैं तो प्लस V बट्टे माइनस U। M बराबर V बट्टे माइनस U, यहाँ M बराबर -V/U। यह हमारा इसका आवर्धन प्राप्त हुआ। आगे है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो है आपको एक मोहर दिखाई दे रहा है, ये हमारे ऑफलाइन कोचिंग का मोहर है। साइंस कोचिंग सेंटर भोरे है, ये बिहार के गोपालगंज जिला में भोरे एक प्रखंड है, जहाँ हम अपना ऑफलाइन से कोचिंग चलाते हैं। ये मेरा नंबर है, ये मेरा नाम है। आगे देखिएगा यहाँ पर अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर। इसका परावर्तक सतह धंसा होता है, किसका, अवतल दर्पण का। इसका परावर्तक सतह उभरा होता है, यानी कि उठा हुआ होता है। यह चम्मच का पीछे वाला भाग है, यह चम्मच का आगे वाला भाग है। इसका फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, किसका, अवतल का। उत्तल का इसका फोकस दूरी धनात्मक होती है। इसको हम यहाँ पर बता दें कि फोकस दूरी कैसे होती है। तो ये एक अवतल दर्पण है, यहाँ से ये प्रधान अक्ष हो गया, ये फोकस है, तो इस P है, इसके बाएं तरफ ही है, तो बाएं तरफ क्या होगा, ऋणात्मक ही तो होगा। बाएं तरफ ऋणात्मक, क्योंकि P से देखते हैं। उत्तल ये है, इसका फोकस दूरी इधर बनता है, तो P से दाएं जाएगा तो दाएं तरफ क्या होगा, धनात्मक होगा। इससे बना प्रतिबिंब वास्तविक और काल्पनिक दोनों होता है, किससे, अवतल से। क्योंकि अवतल में हम लोग देख चुके हैं कि वास्तविक और काल्पनिक कब होता है। अवतल में सभी के सभी प्रतिबिंब यहाँ पर काल्पनिक होते हैं, लेकिन जो F और P के बीच में वस्तु को रख रहे थे यहाँ पर C से, तो इधर जो बन रहा था
ये हमारा क्या था, काल्पनिक था, और सब के सब वास्तविक था। तो वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है। जबकि इस उत्तल में क्या होता है, सब के सब दोनों प्रतिबिंब इधर बन रहा था, तो ये काल्पनिक बन रहा था, दर्पण के पीछे बन रहा था। देखिएगा, इससे बना प्रतिबिंब वास्तविक और काल्पनिक दोनों होता है। इससे बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। किससे? उत्तल से काल्पनिक होता है। इससे बना प्रतिबिंब वस्तु के बराबर, वस्तु से बड़ा तथा वस्तु से छोटा तीनों प्रकार के हो सकता है। लेकिन उत्तल में इससे बना प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता ही है, वस्तु के बराबर और बड़ा नहीं हो सकता है। इसे आभासी दर्पण भी, या कहें कि अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अवतल को इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, और इसमें इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। यहाँ पर हम लोग का ये साइंस के पहला प्रकाश के परावर्तन समाप्त हुआ। अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन। ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।